अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग जे 8 एडिशन के हवाले से KTN न्यूज़ से स्पेशल ट्रांसमिशन है जेके असां हर रोज़ कोशिश कंदा आहियूं त जेके मैचिस थियनि थियूं उन जे हवाले सां तव्हांखे रांदीगरनि जी मुकम्मल परफॉर्मेंस के हवाले से आगाह कयूं, न सिर्फ़ उन मैच के हवाले से पर ईंदड़ मैच के हवाले से भी जेके फैक्ट्स ऐं फिगर आहिनि उन जे हवाले से भी तव्हांखे आगाह कयूं ऐं उन सां गॾोगॾु प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ऐं पॉइंट्स टेबल ते भी असां नज़र विझंदा आहियूं त जीअं तव्हांजी इंफॉर्मेशन में इज़ाफ़ो थी सघे ऐं जीअं तव्हां ईंदड़ मैचिस के हवाले से अपडेट रहो। त अॼु बि असांजो प्रोग्राम जेको आहे वो इन हवाले से एक तो रात जी मैच थी है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान तारीख़ी मैच चई सघिजे तो पाकिस्तान सुपर लीग जी इन हिस्ट्री में जेके भी 8 एडिशन थिया अड़ी मैच हालांकि फाइटिंग मैच असां ॾिठियूं त 1 रन सां 2 रन सां टीमुनि कामयाबियूं हासिल कयूं, पर हिकिड़ो एॾो वॾो टारगेट का टीम चेस करे उहा असांखे अॼु ताईं नज़र न आयो आहे। उहो असांखे कल्ह नज़र आयो त 240 रन जो टारगेट जेको आहे उहो 18.3 ओवरनि में टीम हिकिड़ी चेस करे वञे, अनबिलीवेबल टारगेट ऐं उहो चेस थी वञे छाकाणि जो सिर्फ़ु अगरि असां ओवर रिकैलकुलेट कयूं त 18.3 ओवरनि में ज़रे घटि 480 रन जेके आहिनि से उहे स्कोर थिया आहिनि ऐं विकेटूं 4 किरियूं जिन में बि हिकिड़ो बाबर आज़म रन आउट थियो। तमामु क्रूशल मैच, तमामु दिलचस्प मैच थी ऐं अॼु जी मैच जे हवाले सां बि चयो वञे पियो त तमामु दिलचस्प मैच थींदी जेकी अॼु लाहौर कलंदर ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड जी टीमुनि विच में खेॾी वेंदी। पॉइंट्स टेबल ते बि नज़र विझंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जेकी शख़्स असां सां गॾु हूंदी आहे सुलेमान साहब असां सां गॾु आहे ऐं उनखां उनजो जेको एक्सपर्ट व्यू आहे उहो बि वठंदा रहंदा आहियूं ऐं तव्हांखे उनजे एक्सपर्ट व्यू में भी तमामु घणो फ़ाइदो पवंदो हूंदो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आप लोगों थैंक यू का। सो मच जी, बड़ी मेहरबानी। कल जो मैच हुआ सबसे पहले तो हम कहेंगे सरफराज इन नहीं था, लेकिन कहा गया कि बिस्मिल्लाह खान टीम ने ज्वाइन किया है लेकिन वो टीम में खेलेंगे, सरफराज जो है वो नहीं खेलेंगे कि उनकी इंजरी इतनी अच्छी नहीं है कि वो खेल सके। लेकिन सरप्राइज़ तौर पे जो जिस प्लेयर्स को हमने बुलाया कि टीम ज्वाइन करें, विकेट कीपर बैट्समैन बिस्मिल्लाह वो नहीं खेले, लेकिन विकेट कीपिंग के जो फ़राइज़ थे वो कामरान अकमल ने अदा किया कि विकेट कीपिंग करते भी रहे। सरफराज का ना होना कोयटा ग्लेडिएटर के लिए बड़ा साजगार साबित हुआ और मोहम्मद नवाज़ के लिए खुशकिस्मत हुआ कि वो उसी क़यादत में टीम जीती है। नहीं, साजगार तो नहीं कहेंगे। अच्छा। क्योंकि इंजरी है। हाँ, और ये खेल का हिस्सा है। ठीक है। और आँख मचोली जारी रहती है। यहाँ पर उमर अकमल के बजाय बिस्मिल्लाह खान को मौका दिया जाता तो कोयटा की नुमाइंदगी भी होती और कोयटा का एक हक भी अदा होता। सही क्या। और देखने वालों को ज़्यादा मज़ा आता। जो शायकीन क्रिकेट है वो मायूस है इस बात से कि आपने सिलेक्शन तो कर दी लेकिन आपने उसको 11 में आपने सेलेक्ट नहीं किया। अब तो एक मैच बचता है तो लगता है मुश्किल होगा फिर उसका खिलाना भी। नहीं, खिला देना चाहिए ना। ऐसा बाकी आप तो ओवरऑल तकरीबन बाहर ही हो गए। बहुत कम चांसेस है कि आप लाइन के करीब पहुँचें। लेकिन अभी तक पॉइंट्स टेबल पे अभी कोयटा बाहर नहीं हुआ, कराची तो बाहर हो गया लेकिन कोयटा डू और डाई पोजीशन कश्मकश में पिशावर और इस्लामाबाद के पॉइंट्स टेबल के साथ। तो उस सवाल से मैं कह रहा था कि आप समझते हैं कि बिस्मिल्लाह का चांस बनेगा? नहीं, अब विनिंग कॉम्बिनेशन को तो नहीं छेड़ेंगे। नहीं छेड़ेंगे। पहली दफ़ा तो विनिंग कॉम्बिनेशन इनका बना है। पहली दफ़ा हमने इस पर डिस्कस किया कि विनिंग कॉम्बिनेशन नज़र आया। पिछले मैचेस में तो कहीं भी विनिंग कॉम्बिनेशन हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार हुआ है इसकी बड़ी वजह क्या समझते हैं? जेसन रॉय का वापस आना, उसका परफॉर्म करना, क्योंकि वो पहले इंग्लैंड के साथ बांग्लादेश में थे तो टीम को छोड़ के गए थे, जैसे ही आए उन्होंने तो सबको हैरान कर दिया। बिल्कुल, उसका आना, उसका परफॉर्म करना, उसने बड़ा बूस्ट दिया है। और ये हर प्लेयर अगर अपनी जिम्मेदारी इब्तिदा से लेता तो रिज़ल्ट कुछ और होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जहाँ तक कल विकेट को मैंने देखा तो मैं बड़े गौर से मैच देख रहा था, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि विकेट बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है या स्पिनर्स को सपोर्ट कर रही हो। एक तो होता है बाद में बैटिंग करने वाले के लिए ड्यू का फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे तो वो चीज़ भी नज़र नहीं आई। पहली इनिंग में भी जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग की और 240 रन स्कोर कर दिए, बाबर आजम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, साइम अयूब ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, रोमिन पावेल ने 35 रन की इनिंग खेली। तो ओवरऑल अगर इनकी परफॉर्मेंस देखें तो विकेट एकदम से बैटिंग को सपोर्ट कर रही थी। ओवरऑल बैटिंग आर्डर की हम बात करें, साइम अयूब ने 34 बालों पे 6 चौके मारे, 5 छक्के थे, उसकी इनिंग में 74 रन थी। और जिस स्टाइल से वो बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट का बिल्कुल वो जो लैंग्वेज है वो उन्होंने चेंज कर दी है। अजीब वो गरीब स्टाइल से शॉट मारना और बड़े रिलैक्स होके बड़े एतमाद के साथ, ये एक बड़ी बात होती है। बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं अजीब व गरीब शॉट खेलते हैं तो उनकी बॉडी साथ नहीं दे रही होती, लेकिन ये प्री प्लान शॉट्स खेल रहे थे। प्री प्लान जिस बॉल पे आउट हुए हैं वो भी आप देखें तो बॉल ज़रा स्लो आया, ठीक है, उसको उसने जज नहीं किया। तो ये खूबसूरती जो ये कमाल ये है हर प्लेयर की दायरे, हर किसी न किसी बॉल पे आउट होना है। आदमी गंदे बॉल पे भी आउट हो जाता है, अच्छे बॉल पे भी आउट हो जाता है, लेकिन इसके आउट होने पर बाबर ने भी
कोई खुशी का इजहार नहीं किया। सही। तो ये कि आप इस लेवल पर आ रहे हैं, कोशिश करें आप अपनी गलती से आउट ना हो। सही। अब आप बॉल अच्छा गेंद आउट हो, चलो समझ में आता है कि आप अपनी गलती से आउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक्स्ट्रा अपने आप को शो कराना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे जो जेस्टर अच्छा लगा, बाबर आजम जब उसके साथ बैटिंग कर रहे थे और साइम अयूब जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, तो बाबर आजम नो डाउट पाकिस्तान की टीम के कप्तान है, तीनों फॉर्मेट के कप्तान है। उनके यहाँ पे आगे एक यंगस्टर बैटिंग कर रहा है, उसने इस इवेंट में 4 50s भी स्कोर की हैं, उसकी टीम में भी है, तो उसने भी बड़ी तारीफ़ की है कि ये फ्यूचर में बड़ा अच्छा प्लेयर बन के सामने आएगा और बहुत से प्लेयर हैं जिन पे उसकी नज़रें हैं। तो आप समझते हैं कि साइम अयूब और एहसानुल्लाह पे भी नज़रें हैं बाबर आजम? होनी चाहिए, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं दोनों, वो बैटिंग में परफॉर्म कर रहा है, ये बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, और जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, बिल्कुल और सही। इन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। ठीक है। ठीक है, बाकी जैसे मैंने कहा कि ये गलत शॉट पे आउट हुआ, क्यों? एक्सपीरियंस की कमी है। सही है। अब जो एहसानुल्लाह है, उसके बाद पेस है, लेकिन ज़्यादा पेस लगाने की वजह से भी थोड़ी सी लाइन और लेंथ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो वक्त के साथ साथ उसमें भी बेहतरी आएगी, और ये पाकिस्तान के फ्यूचर है। बहुत ज़बरदस्त बात की, नो डाउट जिस तरह से इन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन बाबर आजम की बैटिंग की भी तारीफ़ करें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, 65 बॉलों पे 15 चौके, 3 छक्के हैं और 115 रन की इनिंग है। पहली सेंचुरी उन्होंने PSL की। जब वो कराची को लीड कर रहे थे तो टीम भी हार रही थी, तो ये भी इतना परफॉर्म नहीं कर सक रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने पेशावर टीम ज्वाइन की और पेशावर की क़यादत कर रहे हैं, खुद भी रन कर रहे हैं और टीम भी जीत रही है, तो बाबर आजम की ओवरऑल बैटिंग को हम समराइज़ करें तो उसकी क़यादत के साथ बैटिंग को आपके यहाँ देखते हैं? देख, जिस इनिंग में उन्होंने सेंचुरी की, उसमें तो उनका स्ट्राइक रेट ऊपर था। सही। बाकी आप जितने भी देख लें, वो स्ट्राइक रेट या बराबर था या नीचे था। यहाँ पे बाबर आजम ने ये शो करने की कोशिश की कि भाई मैं भी T20 में T20 के हिसाब से मैं खेल सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ। सही कह रहे हैं। तो लेकिन ओवरऑल एज अ कैप्टन अगर आप लीड इन द फ्रंट करें और टीम को भी खिलाएं, आप अपनी इनिंग भी बनाएं, तो क्रेडिट मस्ट गो टू बाबर आजम। देखिए, बाबर आजम के पास जो लड़के हैं वो फिट हैं, यंग हैं, और यानी जान मारने वाले हैं। बनिस्बत कराची के अगर हम देखें, उनमें फिटनेस की भी कमी है। ठीक है। और जो बिहेवियर है उसकी भी कमी है। आपका जो बिहेवियर है ना, वो बड़ा काउंट होता है। अगर आपका 100% फोकस खेल के ऊपर होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 50% आपका जो है वो खेल पर और 50% आपका किसी और चीज़ के ऊपर हो, तो आप फिर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसका खुमियाजा कराची किंग्स को इस नतीजे में भुगतना पड़ा। अब हम ये कहें कि यार वो कप्तान था या ना था, हम क्योंकि एक सिर्फ कप्तान के हाथ में नहीं है, 11 प्लेयर। अगर कप्तानी की बात करें, इमाद ने तो बजाते खुद परफॉर्मेंस की है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अगर कराची किंग्स के हवाले से देखा जाए 0 है। अगर उसकी ज़ात के एतबार से देखा जाए ठीक है, लेकिन फिटनेस के इशू सबके साथ हैं। बिल्कुल, उसके हिसाब से हमने देख रहा है कि कराची किंग्स के जो लीडिंग कर रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं इमाद वसीम, उनकी जो ओवरऑल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी फिटनेस जो है वो उस मैयार पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन बॉलिंग और बैटिंग में वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर गए। रोमन पावेल ने भी 18 गेंदों पे 35 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो आखिर में इन दोनों बैट्समैनों ने बाबर के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया, 240 रन बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जानिबेन से ना बैटर्स की जो हेल्प की है वो फील्डर्स ने भी की। कैचेस भी ड्रॉप हुए। अगर कैचेस ड्रॉप होते और वक्त पर विकेट गिरती तो फिर हो सकता है थोड़ा सा स्कोर कम होता, लेकिन जैसे आपने शुरू में अपने इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा कि विकेट के बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं आया। जैसा पहला बॉल का बिहेवियर था, वैसे ही सेम लास्ट बॉल का बिहेवियर था। ज़हनों में शायद ये हो रहा था, शायद ये इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो रहा है, और शायद ये वही कि पिंडी एक दिन में 500 रन हुए थे। तो आज भी देखें, कल मैच हुए थे, 38.3 ओवरों में 480 से ज़्यादा रन बने और विकेटें 4 गिरी, उसमें से भी बाबर आजम 1 रन आउट हुआ, तो बहुत बड़ा टोटल है। लेकिन जब 240 रन बोर्ड पे आपने देखा तो आपको उम्मीद थी कि कोयटा ग्लेडिएटर जो पॉइंट्स टेबल पे बिल्कुल नीचे थी, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, सरफराज भी नहीं था, कहीं भी आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये कमबैक कर सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे शॉट्स सिलेक्शन और थे, और जेसन रॉय अपनी इनिंग खेल रहे थे, लग रहा था कि, और जहां वो शॉट मार रहा था वो भरपूर शॉट मार रहे थे, आधा शॉट नहीं मार रहे थे कि कहीं रुक जाए। जहां लंबे लंबे शॉट मारे उसने, जानदार शॉट मारे कि अगर फील्डर पहुंचना भी चाहे तो ना पहुंच सके। तो यानी जो शायकीन है उनके पास मौका नहीं था कि वो इस मैच में उसकी बैटिंग को मिस करें। बिल्कुल सही कहा। जुबैर नज़ीर साहब हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर कल तो आपने हैरान कर दिया कोयटा ग्लेडिएटर की टीम, जिसके लिए हम कह रहे थे कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा, सरफराज पे प्रेशर है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, क्या कहेंगे। 240 रन का टारगेट चेस करना, वो भी 19वें ओवर की तीसरी बॉल पे, जेसन रॉय की बैटिंग, हफीज़ की बैटिंग, ओवरऑल कोयटा की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं, या सारा क्रेडिट विकेट को देंगे, विकेट जिस तरह से बिहेव कर रही थी? बिल्कुल, आपने जो आखिरी जुमला कहा
मुजाहिद वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि कोयटा ग्लेडिएटर का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, और कॉम्बिनेशन ही की वजह से जो है 240 रन बने ना। अगर बॉलिंग आपकी बहुत बेहतरीन अच्छी बॉलिंग होती तो वो 240 रन ना बनाते 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर पेशावर ज़ल्मी। तो पहली बात तो यहीं से शुरू हो जाती है कि 240 एक बड़ा टारगेट बनाया गया, तो उन्होंने जाहिर है कि कॉम्बिनेशन आपका अच्छा नहीं था, बॉलर्स आपके जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके और उनका जो है उन्होंने रन दिए। और दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि विकेट को मैं ब्लेम दूंगा, बदनाम जमाना पिंडी की विकेट जो खरार पाती है उसने अपना असल रन दिखाया, और कल जो है जिस तरह से जो है 240 रन पेशावर ज़ल्मी ने बनाए और उसके बाद जो है कोयटा ने जो है इसको चेस करते हुए एक रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो लेकिन इसका क्रेडिट जो है हम जाहिर है कि गोज टू विकेट, विकेट ही ऐसा खेल रही थी जिसकी वजह से पहली इनिंग में जो है पेशावर की तरफ से साइम को और फिर बाबर को खेलने का मौका मिला। फिर जब कोयटा का चांस आया तो उनकी तरफ से आपने देखा कि जेसन रॉय ने किस तरीके से आजादाना अंदाज में स्ट्रोक्स खेलकर जो है अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार कराया। तो बहरहाल कोयटा ग्लेडिएटर की जहां तक अगर हम बात करें तो उसने अच्छा कम बैक किया, और यही मैं समझता हूँ कि T20 क्रिकेट का हुस्न होता है कि सडनली जो चेंजेस आती हैं। जी अच्छा, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि टीम कॉम्बिनेशन नहीं था जुबैर नज़ीर साहब कोयटा ग्लेडिएटर का, इसलिए पेशावर 240 रन बना गई, लेकिन उसके बाद फिर देखते हैं हमने कोयटा ने भी 240 रन चेस कर लिए। तो पेशावर ज़ल्मी का आप समझते हैं टीम कॉम्बिनेशन नहीं था या उनका दिन खराब था? नहीं, पेशावर ज़ल्मी के साथ तो लगातार मतलब ये कि आपने देखा होगा कि किस तरह से हुआ गुज़िश्ता 2 मैचों में, क्या उससे पहले क्या पोजीशन थी और गुज़िश्ता 2 मैच लाहौर के बाद फिर कोयटा, तो पेशावर ज़ल्मी को तो तहस नहस होना ही पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि विकेट की वजह थी, उनकी बॉलिंग जो है जाहिर है वो भी जब विकेट इस तरह से खेल रही हो तो बॉलर्स कुछ नहीं कर पाते, और जेसन रॉय ने जिस तरह से आके एग्रेशन के साथ जो है बैटिंग का आगाज किया, तो मैं समझता हूँ कि उसने जो है उनकी जो सारी जो उम्मीदें थी, जो होप्स थी, उनके प्रश्न उड़ा के रख दिए, और पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग है वो जाहिर है डेफिनेटली तहस नहस हो गई थी, जिसकी वजह से उनको चेज करने में जो है बहुत आसानी हुई। अच्छा सर, जिस तरह से विकेट बिहेव कर रही थी पहले बॉल से लेके, जैसे इनिंग शुरू की पेशावर ज़ल्मी ने और जिस तरह से एंड की कोयटा ग्लेडिएटर ने, कहीं एक बॉल भी ना तो हमें स्विंग होते हुए नज़र आया ना स्पिन होते हुए नज़र आया। आप सपोर्ट करते हैं कि इस टाइप की विकेटें होनी चाहिए T20 फॉर्मेट में, या थोड़ी सपोर्टिंग विकेटें भी होनी चाहिए? बॉलर जान मार मार के थक जाता है, बैट्समैन के लिए विकेटें थी, हालांकि फील्डिंग में कैचेस भी ड्रॉप हुए दोनों टीमों से, मिस फील्डिंग भी हुई, लेकिन ओवरऑल विकेट का जो बिहेव था, आप समझते हैं कि ऐसी विकेटें बननी चाहिए या थोड़ी सपोर्टिंग विकेटें होनी चाहिए? नहीं, इब्तिदा में जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी ने 2 विकेटों पे 240 रन बनाए तो वह ऐसा लग रहा था कि कोयटा के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बाद में विकेट जैसे जैसे वक्त गुजरता गया बहुत आसान होती चली गई। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जाहिर है कि उस विकेट के ऊपर जो है बॉलर के लिए कोई चार्म नहीं था, तो जब बैटिंग के लिए मैं समझता हूँ वो जन्नत बन चुकी थी। तो बैटर्स ने जो है मैं समझता हूँ कि विकेट पे खड़े होकर सही तरीके से अंदाज जो है जो किया, जिस तरह से चेस किया उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैच में 483 रन का बनना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन मुजाहिद एक बड़ा स्कोर था मैं समझता हूँ कि। और आपने ये भी देखा कि चौकों और छक्कों की बारिशें हुई और उसके भी रिकॉर्ड बनते चले गए, है कि नहीं है। कोयटा ने 40 बाउंड्रीज लगाई, 40 बाउंड्रीज का मतलब ये होता है कि विकेट में कुछ है ही नहीं है, बॉलर के पास कुछ नहीं है, तो 30 चौके और उन्होंने 10 छक्के लगाए, तो कैसे लगा लिए? यही वजह है ना कि मतलब बाउंड्रीज लगती रही है, और 342 रन जो है टोटल 483 रन जो मैच में बने, उसमें से 342 रन जो है वो मैं समझता हूँ कि वो चौकों और छक्कों की मदद से थे, जिनमें 54 चौके और 21 छक्के। तो इस मैच में जो मैं समझता हूँ विकेट का जो है बहुत दखल था, लेकिन ये अगर आइंदा भी इसी तरह से विकेट बनती रही, और आज जैसे कि अहम मैच होने के लिए जा रहा है, अगर आज के मैच में भी इसी तरह से रन बने तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लोग चाहते हैं कि बॉलर भी अपना परफॉर्म करे, वरना तो जाहिर है कि विकेट जो है बॉलर्स के लिए खलबुस्तान साबित होगी और बैटर्स ही अपनी जो है फतह इंतजार करते रहेंगे, तो सोचना होगा इस हवाले से। अच्छा जुबैर नज़ीर साहब, कल हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी के पास बॉलिंग के ऑप्शन भी कम नजर आ रहे थे। 5 बॉलर्स को उन्होंने यूज़ किया, जिसमें अरशद इकबाल ने भी 55 रन दिए सिर्फ 3 ओवर में। वहाब रियाज मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, 4 ओवर में 56 रन देके 1 आउट किया, और आमिर जमाल भी 4 ओवर में 56 रन देके, तो 5 बॉलर्स ही उन्होंने यूज़ किए, उनके पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं थे। आप समझते हैं कि ये भी डिसएडवांटेज था पेशावर ज़ल्मी के लिए कि उनके पास बॉलिंग की ऑप्शंस कम थी? हाँ जी बिल्कुल, मैं अगर आप बॉलिंग के हवाले से कंपेयर करेंगे पेशावर का और कोयटा का, तो मैं समझता हूँ कि कोयटा के पास जो है बॉलिंग का ऑप्शन ज्यादा मजबूत है, और बहुत उनकी जाहिर है कि
अटैक उनका आप देख लीजिए ना, हसनैन जो है बेहतरीन बॉलर है, नसीम शाह बेहतरीन बॉलर है, तो पिशावर के साथ थोड़ा सा सेटबैक ये है कि उनके पास बॉलिंग अटैक वो फिगर नहीं है जो नॉन बॉलर होता है जो कि विनिंग वहां लिहाज का ये क्लिक कर जाता है तो कर जाता है, अगर पिटाई पे आ जाए तो पिटाई होती रहती है। तो मैं समझता हूँ आपकी बात दुरुस्त है कि पिशावर ज़ल्मी जो है उनके जो बॉलिंग साइड है उसको थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। यही वजह थी कि उन्होंने जो अव्वल तो जाहिर है कि प्रेशर की बात होती है, पिशावर ने जो प्रेशर ले लिया था उनके बॉलर्स में, जैसा मैंने पहले कहा कि उनकी बॉलिंग तहस नहस हो गई थी और वो बहुत अंडर प्रेशर आ गए थे। जैसे ही जैसन ने आकर जो बम्बारमेंट शुरू की तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से वो सब घबरा कर रह गए थे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था, जिसकी वजह से कोयटा को कामयाबी में बहुत मदद मिली। अच्छा जुबैर साहब, कल जब मैच स्टार्ट हुआ तो सबसे बुरी खबर तो ये थी सरफराज इंजर्ड है, उनकी जगह पे बिस्मिल्लाह खान को टीम को उसने ज्वाइन कर लिया है, तो बड़ी उम्मीद थी कि बिस्मिल्लाह टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और बलूचिस्तान की आवाम में खुशी की लहर पैदा हो जाएगी कि कोयटा की टीम में कोयटा का प्लेयर है। लेकिन उमर अकमल से विकेट कीपिंग कराई, उसको चांस नहीं दिया गया। आप समझते हैं कि अगर उसको चांस दिया जाता तो बड़ा जेस्टर अच्छा जाता बलूचिस्तान में। अब आप समझते हैं आखिरी मैच में उसको खिलाए जाने का इम्कान है या बाहर बैठेगा? बिस्मिल्लाह की अगर हम बात करें तो नो डाउट बिस्मिल्लाह ने परफॉर्म किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करता रहा है, उसको फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी चांसेस मिले हैं, लेकिन ये कि वो अवेल नहीं कर सका। ये इसमें बैटर की बड़ी किस्मत की बात होती है। जैसे सरफराज की अगर हम बात करें तो सरफराज का बेल्ट अप चल रहा है, जाहिर है कि आपने देखा होगा कि सरफराज जो है अब तक एज ए कैप्टन इनिंग कोई नहीं खेल पाया और एक मरतबा भी जो है उसने फ्रंट पे आके, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसको फ्रंट पे आके जो है अपने आप को करना चाहिए था, लीड करना चाहिए था, नहीं किया। अब उसके साथ ये हुआ कि इंजरी भी आ गई, इंजरी की वजह से उसको चांस जाहिर है कि बाहर बैठना पड़ा और नवाज को आना पड़ा, लीड करना पड़ा, नवाज क्लिक कर गया। तो सरफराज की पहले तो हम सरफराज की बात कर ले ना, तो सरफराज के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है मैं समझता हूँ इन फ्यूचर अपने आप को मैनेज करना एज ए कैप्टन। तो मैं समझता हूँ पहले तो उसको चाहिए कि अब जो जैसे ही लीग खत्म होती है तो अपने आप को विड्रॉ कर ले एज ए कैप्टन और एज ए प्लेयर अपने आप को एंटरटेन करे तो कामयाब रहेगा। जहां तक बिस्मिल्लाह की बात है, बिस्मिल्लाह को ये लोग रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, कॉम्बिनेशन तो इनका है नहीं, तो उस कॉम्बिनेशन को जो मोइन खान मैं समझता हूँ कि वो तब्दील नहीं करना चाह रहे होंगे, तो जाहिर है कि बिस्मिल्लाह को चांस नहीं दिया उन्होंने। तो लेकिन ये सरकारी मुलाजमत तो है नहीं कि कोटे सिस्टम पे हो कि भाई कोटा वालों को खुश करने के लिए बिस्मिल्लाह को आप मौका दीजिए। जो भी प्लेयर परफॉर्म करे और जो भी कॉम्बिनेशन का हिस्सा बनता है और जो उस प्लानिंग में आता है तो उसको चांस मिलना चाहिए। लेकिन टैलेंट बहुत है, अब किसको आप देखेंगे। मिसाल के तौर पर आप साइम ने परफॉर्म कर दी, साइम मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और पाकिस्तान का फ्यूचर होगा। तो अब आप कहेंगे भाई साइम को चांस नहीं मिल रहा, तो ये बहरहाल ये कंपटीशन तो होता ही है, कंपटीशन में प्लेयर ज्यादा होते हैं और उनके लिए जो अपने आप को कंटिन्यू परफॉर्म करना होता है, उसी की बेस के ऊपर टीमें बनती है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। T20 में जिसने परफॉर्म किया, अब एक्सपेक्टेड है जो टीम अनाउंस होने वाली है। उसके साथ बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की टीम अभी अनाउंस नहीं हुई अगेंस्ट अफगानिस्तान 3 T20 25, 27 और 29 मार्च को यूएई में होने जा रही है। कोचिंग स्टाफ मुकर्रर नहीं हुआ, हेड कोच मुकर्रर नहीं हुआ। मोहम्मद यूसुफ के हवाले से कहा जा रहा है कि आर्जी तौर पे उनको हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो मिकी आर्थर है वो इंग्लैंड से बैठ के ऑनलाइन टीम की कोचिंग करेंगे। तो आप समझते हैं मामला मिकी आर्थर के साथ सेट हो गए कि परमानेंट वो हेड कोच होंगे और मोहम्मद यूसुफ जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे आर्जी तौर पे। क्या देख रहे हैं? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा मामला नजर आ रहा है, आप कहाँ देख रहे हैं सारी चीज़ों को? नहीं, मुझे मैं समझता हूँ कि ये जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो शारजा में सीरीज होने के लिए जा रही है, जिसके मैच 25, 27 और 29 तारीख को खेले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि टाइम कम रह गया। 23 तारीख को पाकिस्तान टीम ने डिपार्चर करना है, तो उससे पहले जो है मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में जो है ना टीम अनाउंस हो जाएगी पाकिस्तान की। जाहिर है कि मैचेस भी PSL के चल रहे हैं तो उसमें वो देखेंगे। मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि आजम की भी वापसी होगी, कंपटीशन तो होगा। साइम का भी जाहिर है नोक कर रहा है होगी। साइम वयूब को कहाँ देख रहे हैं? उसके बाद फिर एहसानुल्लाह की टीम में शमूलियत। तो ये तीनों प्लेयर्स हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये तीनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि साइम और इनका तो मुझे है आजम खान का। अच्छा। साइम और आजम खान दोनों जो है ये वापसी होगी इनकी। एहसानुल्लाह के हवाले से मुझे कुछ डाउट है, तो बहरहाल ये देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये 1-2 दिन में मैं समझता हूँ कि टीम का अनाउंस हो जाएगा, हो सकता है आज ही हो जाए या तो फिर कल हो जाए। तो जहां तक आपने यूसुफ की बात की, मोहम्मद यूसुफ एज ए बैटर अपना बैटिंग कोच उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और एक्सपीरियंस है, अपने जमाने के बड़े प्लेयर रहे हैं। सही जाहिर है कि अब वो वक्त काम है मिकी आर्थर की जो है, जाहिर है
पीसीबी जो है, आपको पता है गोरी चमड़ी के पीछे हम तो ऐसे पड़ जाते हैं कि पता नहीं कौन सी दुनिया की मखलूक है। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर यूसुफ को इंटीरियर में हेड कोच के तौर के ऊपर अभी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में चांस दिया जाए तो देखें वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि पीसीबी की जाने से जो है ना मिकी आर्थर को लाने का जो पक्का प्लान हो गया है, लेकिन उसकी अपनी असाइनमेंट्स है, अपनी कमिटमेंट्स है, और वो अपनी कंडीशंस के ऊपर पीसीबी के साथ करेगा। और उस कंडीशन में ये भी शामिल है कि जो उसका जो स्टाफ होगा वो भी उसकी मर्जी का होगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये कि अफगानिस्तान के में मोस्टली जो है चांस लीजिए कि मोहम्मद यूसुफ जो है इंटीरियम हेड कोच के तौर के ऊपर पाकिस्तान टीम। अच्छा सर, जरा तो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ टीम को हेड कोच के हिस्से से जाएंगे, लेकिन एक सवाल सुलेमान साहब के साथ मेरी बहस होती रहती है। सुलेमान साहब कहते हैं कि एक तो आपने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 का कोच होना चाहिए, उसको आप अपॉइंट करें, वो चाहे मुल्की हो या गैर मुल्की हो। तो इसकी बात से आप एग्री करते हैं, क्योंकि सिस्टम अगर आपने बनाया है तो उसको फॉलो करना भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हक बनता है। तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो लेवल 4 का कोचिंग कोर्स कर चुके हैं, उनको क्यों नहीं अपॉइंट करता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए, अब आप अगर बात करें ना पीसीबी की, तो पीसीबी ने वो सारी चीजें रूल रेगुलेशन को जो ना उठा के साइड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, वो जब तक रमीज राजा थे वो रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे थे। अगर आपको याद होगा कि प्लेयर बेहतरीन प्लेयर होता था, लेकिन फिजिकल फिटनेस कहते थे कि जो फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट में आज जो कामयाब होगा वही जो टीम का हिस्सा बनेगा, चाहे उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो। अब आजम खान जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट के ऊपर खड़े होकर स्कोर कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जरूरत बन गए। अगर फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो उसको खुद बेचारे को अपने ऊपर शक है कि मैं फिजिकल फिट नहीं हूँ। दुनिया जानती है कि जाहिर है कि ओवरवेटेड है, लेकिन वो टीम का पार्ट बनने के लिए जा रहे हैं। तो इसी तरीके लेवल्स का जो है, जाहिर है कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है मैं समझता हूँ कि मेरिट की जो नतीजियां बिखेरी जाती रही हैं, आइंदा भी बिखेरी जाती रहेंगी। पसंद और नापसंद जो है सिर्फ बाबर के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। पीसीबी में भी यही होता है कि लेवल को नहीं देखा जाता और मेरिट को नहीं देखा जाता, अपनी जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर जो है लोगों को लिया जाता है। लेकिन कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए, रूल सबके लिए एक से होने चाहिए। यही असल में क्रिकेट है और यही इंसाफ के तकाजे हैं। थैंक यू सो मच जुबैर नज़ीर साहब, आपकी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर वही बात जो आप कर रहे थे, रूल्स होने चाहिए और मेरिट होनी चाहिए। मेरिट पे जो बंदा आपकी पूरी उतरता है उसको ही अपने उस हिसाब से उस वे कहना चाहिए। अब प्रोग्राम में एक टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, इसके बाद फिर यहीं से इसको शुरू करते हैं। नाज़रीन असांजे प्रोग्राम में टाइम थियो नंढे ब्रेक जो वञो काॾे न मिलूं था नंढे ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो जारी है। असांजी गुफ्तगू है PSL जे समूरी परफॉर्मेंस ते या प्लेयर की परफॉर्मेंस से गॾु पॉइंट्स टेबल थे। तो आप क्या कहेंगे, जिस तरह जुबैर नज़ीर साहब ने कहा कि मेरिट होनी चाहिए और जिस तरह का बंदा होना चाहिए उसको वहीं पे अपॉइंट करना चाहिए, आपने भी ये बात की थी कि जो रूल्स PCB ने बनाए उसको फॉलो करना चाहिए। उस क्राइटेरिया में अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स आते हैं तो उनको अपॉइंट करना चाहिए, अगर फॉरेनर आता है तो उसको अपॉइंट करना चाहिए। तो आप समझते हैं कि मिकी आर्थर और मोहम्मद यूसुफ से बेहतर चॉइस कौन सी होगी? अगर रूल्स के हिसाब से देखें तो मिकी आर्थर ही आ रहा है। देखें, अगर वो अवेलेबल है तो ठीक है, लेकिन आपने कहा कि वो कोचिंग भी ऑनलाइन कराएगा। दिन ना ये कोविड है, ना कोई जेल ना कोई जंग है, ना कोई ऐसी चीज़ है ना। तो कोच का जगह पर होना, मौके पर होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो मौके पर चीज़ समझाई जा सकती है वो अब कम्युनिकेशन पे नहीं ऑनलाइन नहीं समझा सकते, है ना। आप चाहे जितनी भी जिद्दत है, मैं और आपके सामने बैठे में ये गुफ्तगू हम और आप कर रहे हैं तो इसके असरात डिफरेंट हैं। सही कह रहे हैं। और एक हम फासले से बात करें तो उसके असरात डिफरेंट हैं। अच्छा, जुबैर साहब ने एक बात और भी की कि मिकी आर्थर के साथ मामला तो काफ़ी तय हो गए हैं और वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन वो अपनी शराइत पे आएंगे कि उसके कोचिंग स्टाफ में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। उनका कहने का मतलब फील्डिंग कोच उनका होगा, बॉलिंग कोच उनका होगा, फिजियो उनका होगा, ये पूरी टीम अपनी मर्जी के लेके आएंगे। तो आप नहीं समझते हैं कि यहाँ पे PCB की से ख़त्म हो जाएगी, एक बंदा अपनी मर्जी की सारी चीज़ें लेके आ रहा है? ठीक है, यहाँ देख लेंगे भाई मालिक कौन है और नौकर कौन है। सही है, ठीक है। अगर मालिक की शराइत में ये चीज़ है कि भाई जो नौकर है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो अपनी जो टीम को लेकर आएगा फिर तो ठीक है। अगर उसके आइन में गुंजाइश है, अगर PCB के आइन में गुंजाइश नहीं है तो PCB जो है एक खुद मुख्तार इदारा है, उसको पाकिस्तान के क्रिकेट को सामने रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मिकी, अगर फ़र्ज़ करें मिकी को आप लेकर आ गए और शिकस्त खा गए तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? सही कह रहे हैं, है ना। हमें वो बंदा चाहिए जो अपना मुकम्मल वक्त दे। क्यों आप पैसे दे रहे हो, आप फ्री में नहीं ला रहे हो पैसा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ।
कोच का मतलब ये तो नहीं है कि आपके आने के बाद आपकी टीम जीते। मैं समझता हूँ कोच के आने के बाद बेहतरी आएगी ना, बेहतरी आनी चाहिए। आपका अगर बैटिंग कोच है तो आप बैट्समैनों की परफॉर्मेंस में बेहतरी आनी चाहिए, बॉलर है तो बॉलर्स की परफॉर्मेंस में बेहतरी आनी, वो तो हमें कहीं नजर नहीं। देखिए जब अच्छा कोच आएगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, बेहतरी आएगी। हमने पाकिस्तानी कोचेस को भी देखा, हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा, हर जगह पे देखा कोच की इन्वॉल्वमेंट होती है टॉस के अंदर, कोच की इन्वॉल्वमेंट होती है, हर कोच मशवरे दे, फैसला कप्तान ने करना है ना। यहाँ पर आप हर जगह देखें कोई भी हो, खुद मुख्तारी किसी के पास नहीं है। अगर पीसीबी किसी को अपॉइंट करता है तो उसको भी उसके काम में भी रोड़े वो डालता है। आप फ्री हैंड दें और जब वो शिकस्त खाए वो जवाब दो। अब आप हमें बताएं ना, कितने भी कोचेज जितने ने भी शिकस्त खाई है, किसी की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आई है? नहीं आई। आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही? कोई चोरी, किसी ने कोई चोरी नहीं, मंजर आम पर आएगी तो इससे हकीकत समझ में आएगी यहाँ पे किसकी गलती है। वो तो मैनेजर का काम है सारी चीजें रिपोर्ट करना, फिर उसके बाद प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी नहीं, पीसीबी को भी चाहिए उसको शाये करे, पब्लिक करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है सब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आज जो मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, दोनों टीमों की परफॉर्मेंस पे अगर नज़र डालते हैं तो लाहौर कलंदर 8 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं, 2 हारे हैं, 8 पॉइंट उनके, वो क्वालिफाई कर चुके हैं क्वालिफाइंग राउंड के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 8 खेले हैं, 6 जीते हैं, 2 हारे हैं, उनके भी 12 पॉइंट हैं। तो ये दोनों टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं प्ले ऑफ मरहले के लिए। लेकिन आज जो मैच होगा, आप समझते हैं कि इन टीमों के बीच में से बेहतरीन टीम कौन सी है जिसको हम कह सकें कि आज वो मैच जीत सकती है? आज के दिन के हिसाब से देखें तो इस्लामाबाद बेहतरीन है। आज टॉस जीतने के बाद, टॉस हारने के बाद, टॉस जीतने के बाद या टॉस हारने के बाद नहीं, कल की मैच की तरह से आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए उसकी जो परफॉर्मेंस चल रही है ना, अगर वो मैच हार भी रहे तो वो हारा वो मैच जीत रहे, ठीक है ना। वो उनके अंदर उन्होंने ये करके दिखाया कि यार हमसे आप मैच लेकर नहीं जा सकते, अगर हम चाहें तो हम आपसे आखिरी बॉल पे भी मैच ले सकते हैं। लेकिन दोनों टीमों के बीच में 27 फरवरी को जो मैच हुआ था उसमें 110 रन से लाहौर कलंदर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी थी लाहौर में, लेकिन 110 रन से। तो इस्लामाबाद भी वही टीम थी, आज आप कह रहे हैं इस्लामाबाद उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वो किस तरह से? ग्राउंड चेंज होगा, अच्छा, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, विकेट का बिहेवियर चेंज होगा, है ना। और जो इस वक्त जो करंट फॉर्म जो नज़र आ रही है वो इस्लामाबाद की बेहतर नज़र आ रही है। उनका हर बंदा परफॉर्म कर रहा है। हमने जो लास्ट मैच देखा जिसमें उसको शिकस्त हुई, वो बॉडी लैंग्वेज की वजह से मैं इसको बेहतर नहीं करार दे रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन कप्तानों का भी अगर बड़ा अहम रोल अदा होता है, सीधी सी बात, दोनों टीमों के कप्तानों की बात करें तो उसमें आप देखिए, अगर लाहौर की तरफ से जो जब से राशिद खान आए तो उनकी बॉलिंग में जान आ गई है, बिल्कुल तो परफॉर्म भी कर रहे हैं वो। तो शाहीन शाह अफरीदी को ये प्रॉब्लम नहीं है कि यार वो किससे कब बॉल करवाए, वो जिस भी बॉलर को लेकर आता है वो उसको विकेट दिलाता है, वैरायटी ऑफ बॉलर्स उसके पास हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उनकी बैटिंग देखें इस्लामाबाद की, वो किसी को खातिर में नहीं लेकर आते हैं, तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी आज। अच्छा, इस्लामाबाद की बैटिंग की हमने बात की, इस्लामाबाद के हवाले से बात करें तो आजम खान परफॉर्म कर रहा है, फ़हीम अशरफ ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, फजल हक फारूकी ने फास्ट बॉलिंग में ज़बरदस्त परफॉर्म किया, ऊपर से शादाब खान भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बॉलिंग के हिसाब से। और दूसरा जिस तरह से इन्होंने टीम खिलाई है उसमें तो फ़हीम अशरफ और फजल हक और एलेक्स हील्स भी इनके साथ हैं। लेकिन अगर कंपेयर करते हैं लाहौर कलंदर से तो शाहीन शाह अफरीदी भी बड़े फॉर्म में आ गए हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में। फ़खर जमा भी हैं, हारिस रऊफ़ भी हैं, लेकिन तलत हुसैन और उसके साथ मिर्ज़ा बेग, राशिद खान, ये लाहौर कलंदर के लिए एसेट्स हैं। तो ये भी फाइटिंग वाली मैच कर सकते हैं कि दोनों टीमों में फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बैट्समैन भी अच्छे हैं। देखिए बॉलिंग में तो चलो लाहौर कलंदर आपको बेहतर नजर आएगा, बैटिंग करने में उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन जितने भी मैचेस हुए हैं टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग ही की है। लेकिन हम जो लाहौर पिंडी की इस वक्त पिच देख रहे हैं तो पिंडी की जो पिच है वो उसका बिहेवियर टोटली चेंज है। तो टॉस जीत के जो बैटिंग कर रही है उसको एडवांटेज मिल रहा है। कल जैसे हुआ ऑस भी कल इतनी जल्दी नहीं पड़ी, आखिरी ओवर में पड़े, तो उसका इतना बड़ा नजर नहीं आया, कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया। अब वो है कि उस वक्त जो मौके पर देखेंगे भाई इब्तिदाई ओवर में बॉलिंग से फायदा उठाना चाहिए या बैटिंग से फायदा उठाना चाहिए, वो कैप्टन के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, अगर ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भी उसका एक अहम रोल होगा। अब ये कि टॉस जीतने के बाद आप उससे फायदा उठाते हैं या नहीं उठाते हैं वो आपके ऊपर है। वैसे आपकी टीम में समझता हूँ आपके पास टॉस जीती है आपने, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मैं अपनी स्ट्रेंथ देखूंगा कि यार यही बात है। मैं स्ट्रेंथ देखूंगा यार, मैं अगर रन में दे देता हूँ, मेरी बॉलिंग वीक है और मैं बैटिंग में कर सकता हूँ, सही कह रहे हैं, तो मैं पहले बॉलिंग कराऊंगा ताकि मैं अपने बॉलरों को सेफ रखूं, टोटल चेस कर सकता हूं, मैं पहले सेफ्टी को देखूंगा, ठीक है, उसके बाद भागने की जगह को देखूंगा। तो आज दोनों टीमों की अगर हमने पास बात की प्लेयर्स के हवाले से, तो दोनों
स्ट्रॉन्ग टीमें होकर नज़र आई हैं। दोनों पॉइंट्स टेबल पे भी एक दूसरे से बढ़तर नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन दोनों के पॉइंट्स टेबल बिल्कुल बराबर हैं। तो इस कंडीशन में स्ट्रेंथ का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे आपने कहा लाहौर कलंदर की बॉलिंग अच्छी है, लेकिन उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, क्योंकि उनके पास बॉलर्स अच्छे हैं कि जितना भी टोटल बनाएंगे उनको डिफेंड कर देंगे। आप कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर पहले बैटिंग करेगी, फील्डिंग करेगी तो वो चेस जाएगी। आसाब की जंग है, यानी दोनों के पास हथियार हैं, ठीक है ना। अब टॉस जीत के हथियार का इस्तेमाल कौन कैसे करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करे, लेकिन अच्छी क्रिकेट होगी, मज़ेदार क्रिकेट होगी और दोनों के लिए अहम है कि पहली पोजीशन पर आए। शाहीन शाह अफरीदी का किरदार कहाँ देख रहे हैं? उसके साथ उसके फ़ख्र जमा और हारिस रऊफ बॉलिंग में हैं और दूसरा मिर्ज़ा बेग हैं, राशिद खान है। तो दूसरी तरफ दो नाम मुझे जो नज़र आ रहे हैं इनकी तरफ से, उसमें आज़म खान और उसके साथ फ़हीम अशरफ जो मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं। अगर ये दोनों आज भी परफॉर्म कर रहे हैं तो शायद मैच इस्लामाबाद की सपोर्ट में जाएगा। अगर ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर शायद कंडीशन डिफरेंट हो सकता है आज़म खान और इसकी फ़हीम अशरफ की बारी ना आए, नीचे वाले पूरा कर लें, ये भी हो सकता है, ये भी मुमकिन है। लेकिन ये तो शुरू में बैटिंग करते हैं, बाबर आजम से पहले आते हैं जो आज़म खान है वो तो शुरू में आते हैं, चौथे नंबर पे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो जितना वक्त खड़ा रहेंगे उतना ज्यादा रन करेंगे। अब देखते हैं कि आज आजम किस तरह परफॉर्म करता है, किस तरह परफॉर्म अगर पहले परफॉर्म करेगा तो अच्छे रन करेगा, सेकंड परफॉर्म करेगा तो थका हुआ होगा, प्रेशर भी होगा। जब थका हुआ होगा तो उसकी शॉट में वो पावर नहीं होगी, आप देखिएगा। ठीक है, बड़ी जबरदस्त पॉइंट आपने नोट किया। लेकिन जुबैर खान साहब कह रहे हैं कि आजम खान अगेंस्ट अफगानिस्तान को वो टीम में नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो हर एक की अपनी राय, एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हम परफॉर्मेंस को देखते हैं, फिर एक तरफ कहते हैं कि भाई पीसीबी जो है आइन और कानून को साइड पे करे। फिर आप आइन और कानून को साइड पे करें, मत करें। सही है, नजम सेठी खुद खेले, सही है, ठीक है, नजम सेठी खुद खेले, भाई आइन की वज़ीर आज़म खुद खेले, जिसका जो काम है वो उसको करने दें, आप ज्यादती ना करें। अगर आजम खेल रहे, परफॉर्म कर, अच्छी बात। आप देखें 5 साल से आजम खेल रहे हैं ना, चांस मिला ना, क्यों अपने ऊपर मेहनत नहीं की? कोई सवाल करे ना, वो कहता है मेरा जवाब जो है ना मेरे फैन देंगे। ये कौन सा तरीका है? सही है। आपसे कोई सवाल हो, आप उसका जवाब दें, ठीक है। आप एक्सक्यूज करें, हाँ यार ये मेरी गलती है, मेरी कमी है, इसको मैं दुरुस्त करूंगा। लेकिन आप एक जख्म को कहेंगे यार नहीं ये जख्म है लेकिन छोटा जख्म है, यही छोटा जख्म फिर कैंसर भी बन जाता है। अच्छा देखें, मेरी जो बात जहन में आ रही है, तो आजम खान को अगर आप कंसीडर भी कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा आप करें, मैं नहीं कर रहा, मैं आप करें। जुबैर खान की बात कर रहा हूँ, मैं तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं तो आपके मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं जो ये जुमला कह रहा हूँ मैं आजम की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं भी आपकी इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ कि फिटनेस पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन टीम में आना इसलिए कि वो विकेट कीपर बैट्समैन है, तो ऑलरेडी आपके पास सरफराज भी है। अगर उसको नहीं खिलाते तो फिर आपके पास रिजवान है, तो रिजवान के होते हुए फिर आजम खान किस तरह से खेलेंगे, फील्डिंग कैसे करेंगे और रनिंग कैसे करेंगे? फील्डिंग के साथ वो एलिजिबल ही नहीं है, वो मुस्तहिक ही नहीं है। एक बंदे एक ज़कात का मुस्तहिक होगा उसको ज़कात देंगे, एक बंदे ज़कात का मुस्तहिक ही नहीं है, एक क्राइटेरिया में वो शामिल नहीं। आप कैसे शामिल कर रहे हैं? लेकिन तो फिर तो आपने ये पाकिस्तान सुपर लीग की क्राइटेरिया जो बनाई हुई है कि जो प्लेयर परफॉर्म करेगा उसको, ये तो फ्रेंचाइज की मर्जी है। वो जिसने एक बॉल भी नहीं खेले उसको खिला दे, उसकी मर्जी। लेकिन परफॉर्मेंस तो दे रहा है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, परफॉर्मेंस अलग चीज है और टीम सिलेक्शन एक अलग चीज है। आप एक क्राइटेरिया कर लेंगे भाई फिटनेस नहीं है, फिर आप रखें, ठीक है। आप एक रख लेंगे भाई जिसके पास शनाख्ती कार्ड होगा वो गाड़ी चलाएगा। अब जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है लेकिन 18 साल का हो गया है लेकिन शनाख्ती कार्ड नहीं है तो उसको आप नहीं चलाने देंगे। आपको नजर नहीं आ रहा अफगानिस्तान के खिलाफ? दुनिया को नजर आए, मुझे नजर नहीं। अगर आप भी रहे तो गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात है कि बहरहाल बात आप उस बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। सही है, लेकिन बच्चे को मेहनत भी करनी चाहिए। बदमाशी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं यार ये हर एक के ऊपर हाथ उठाते नहीं, हाथ नहीं उठाना। आप अपने गुफ्तगू से करें, हाथ आप अच्छे काम के लिए उठाएं, हाथ से आप मेहनत करें। आप इसको खिला रहे हैं, आप इसको, मैं जितने भी प्रोग्राम हुए सब में यही बात की कि इसको खुदा ना ख्वास्ता इंजरी हो गई, खुदा ना ख्वास्ता इंजरी हो गई, फिर आप सब सर पकड़ के बैठेंगे, फिर उसकी वालदा भी को नाचने का मौका मिलेगा ना मुइन खान को। तो स्पोर्ट जो है ना वो करने का, देखिए स्पोर्ट्स किसी को बख्शता नहीं है, मैदान किसी को नहीं बख्शता। सही है ना। जहां डबल रन, जब मैं देखूंगा कि जब डबल रन की जरूरत होगी और सिंगल रन की जरूरत होगी, बाबर आजम खान कितने रन करता है, फिर मैं पूछता हूँ। बड़ी जबरदस्त बात की, वो भी वक्त के साथ नजर आ जाएगी। लेकिन अब तो छक्के चौकों की क्रिकेट हो रही है तो छक्के चौके मार रहा है। पॉइंट्स टेबल की बात करें, कोयटा ग्लेडिएटर बिल्कुल ले डाउन था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल का मैच जीता तो एक होप पैदा हो गई है कि अब उनके साथ एक मैच बचता है। अगर उस मैच में वो परफॉर्म करते हैं और जीतते हैं एवरेज के हिसाब से तो उनके भी 8 पॉइंट हो जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान की टीमों के भी 8-8 पॉइंट हैं। अगर वो दोनों टीमें अपने दोनों मैचेस हार जाती हैं और कोयटा अपना मैच जीत जाता है तो तीनों टीमों के 8-8 पॉइंट हो जाएंगे। फिर फैसला होगा रन रेट पे। तो आप समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें अपनी दोनों मैचेस हार जाएंगी और कोयटा आखिरी मैच जीत जाएगा?
नहीं, हारने के लिए तो कोई नहीं खेल रहा, कोशिश करेंगे। जाहिर है एक ने जीतना है एक ने हारना है, दोनों जीत नहीं सकते। एक्सपेक्टेशंस के हवाले से आप कोयटा को देख रहे हैं कि कम्पीट करेगी, प्लेऑफ में रहेगी? ये कि वो बहुत गंदी क्रिकेट खेलें और ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेलें। जैसे कल इन्होंने गैर मुतवक्का क्रिकेट खेली, किसी को उम्मीद नहीं थी, है ना। और कुदरत चाहे कि ये इन हो फिर आ सकते हैं, अदरवाइज दूर दूर तक चांसेस नहीं। आप किसी को जो है ना गलत हौसले मत दें। आपने जो अपनी टांगे का शुरू में काट चुके हैं वो आप काट चुके, जो आपने बोया वो आप काट चुके हैं। लेकिन अब ये कि कोई खुद से अपना आपको तबाह कर दे और आप जिंदा बच जाएं तो वो और बात नहीं। इसमें मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगर दो मैचेस बचते हैं मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के, तो दोनों मैचेस अगर वो हार जाते हैं तो लेकिन उनकी एवरेज जो है वो बढ़ जाएगी। 8-8 पॉइंट तो होंगे लेकिन एवरेज उनकी बढ़ जाएगी। और कोयटा ने बड़े मार्जिन से मैच भी जीतना है और दूसरी टीम को थोड़े मार्जिन के अंदर आउट करना है ताकि फिर उसके 8 पॉइंट होते हैं तो फिर गुंजाइश बनेगी। मसला अगर वो दोनों टीमें हारती भी हैं और बुरे रन रेट से हारती हैं, है ना, तब चांस बन सकता है, फिर कुछ गुंजाइश बनेगी। अदरवाइज जो है ना आप कहने बाद आप आपका आखिरी मैच है उसको आप एंजॉय करें बस। अच्छा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अभी तक अनाउंस नहीं हुई अगेंस्ट अफगानिस्तान, जो 3 T20 मैचेस होने जा रहे हैं। अफगानिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है और जिस टीम में रहमान गुरबैज़ भी है, नजीब ज़दरान भी है, मुजीब ज़दरान भी है, अज़मतुल्लाह भी है जो खेल रहे हैं यहाँ पे, फ़ज़ल हक फ़ारूकी हैं, मोहम्मद नबी हैं और राशिद खान उनकी क़यादत करें। ये सारे प्लेयर इस वक्त PSL में पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। आप कितना समझते हैं इनको एडवांटेज होगा अगेंस्ट पाकिस्तान UAE में, क्योंकि सारे इस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ इनको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है और वार्म हो रहे हैं और बहुत कुछ सीख कर भी जा रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तानियों से नहीं, जो उनके साथ जो और दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उससे। तो ये जो PSL है ये अफगानिस्तान के लिए काफ़ी कारआमद रहेगा। सही है। और ये जो सीरीज़ होगी वो टफ सीरीज़ होगी, क्योंकि जितने मैचेस हुए हैं हमारे उनके साथ, T20 हो, वनडे हो, तो टफ ही हुए हैं, तो कंपटीशन बड़ा सख्त हुआ है। लेकिन एक चीज़ का जो जेस्टर मुझे अच्छा लगता है कि अफगानिस्तान के सबसे ज़्यादा प्लेयर्स PSL में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको जो मोहब्बत मिल रही है, उनको जो क्रिकेट मिल रही है वो भी नहीं भूलेंगे। उम्मीद है उनको उसका भी ख्याल रखना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, जो अच्छा खेले उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, जो हार जाए तो उसको इनक्रेज करना चाहिए, तो फ्यूचर में ये चीज़ें ना हो जैसे माजी में होती हुई। देखिए, स्पोर्ट्स का मकसद ही यही एक दूसरे के करीब आना है, एक दूसरे के साथ एहतराम करना, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना। सही कह रहे हैं। ताकि अमन कायम हो सके। और दुनिया में जहाँ भी बर्बादी, जहाँ भी तबाही हुई है, जो कुर्बत हुई है वो स्पोर्ट्स की वजह से हुई है। तो हमें चाहिए कि हम स्पोर्ट्स को बहाल रखें, एक दूसरे का एहतराम करें और स्पोर्ट्स के साथ इंसाफ करें। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की। बैटिंग और बॉलिंग की परफॉर्मेंस भी हम नाज़रीन को बताते हैं। सबसे पहले अगर बैटिंग की बात करें तो मोहम्मद रिजवान स्टिल लीडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से रन्स के ऊपर। 8 मैचेस में 8 इनिंग्स खेली हैं, 2 में नॉट आउट हैं, 421 रन हैं और 110 उनका जो है हाई स्कोर है। एवरेज उनकी 70 की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इमाद वसीम आ गए हैं। हालांकि इमाद वसीम का नाम निशान नहीं था 5-6 में, लेकिन अब वो 9 मैचेस में से 9 इनिंग्स में से 7 दफ़ा नॉट आउट रहे हैं। उसमें से 359 रन है, 92 उनका हाईएस्ट है। एवरेज उनकी 179 की है। स्ट्राइक रेट अगर करें तो 174 का आता है। फिर बाबर आजम जो हैं वो 8 मैचेस में 343 रन करके चौथे नंबर पे हैं। आज़म खान 280 रन करके 8 मैचेस में 5वें नंबर पे हैं। और मार्टिन गुप्टिल वो 273 रन बना चुके हैं 8 मैचेस में, 8 इनिंग्स में। उनका हाईएस्ट 117 था। फिर बॉलिंग की बात करें तो एहसानुल्लाह स्टिल टॉप कर रहे हैं, 18 विकेटें ले चुके हैं 8 मैचों में। शहनशाह आफरीदी भी 14 विकेटें ले चुके हैं। अब्बास आफरीदी 13 विकेटें ले चुके हैं। राशिद खान ने 11 आउट किए हैं और उसामा मीर ने भी 11 आउट किए हैं। तो ओवरऑल बैटिंग और बॉलिंग की परफॉर्मेंस हमने नाज़रीन को बताई। आपने भी थोड़ा ये जो जितने प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया, आप समझते हैं कि ये सब बिल्कुल अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और इनको आगे परफॉर्म करना चाहिए? नहीं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इनको चाहिए कि इस परफॉर्मेंस को जारी रखें ताकि इस परफॉर्मेंस से इनकी जो टीम है वो जीत के करीब पहुंचे। थैंक यू सो मच सुलेमान साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, तव्हां असांजे अॼु प्रोग्राम में सुलेमान साहब सां गॾु ज़ुबैर नज़ीर जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं असांखे उमेद आहे तव्हांखे असांजो अॼु जो प्रोग्राम बि पसंदि आयो हूंदो। पंहिंजी राय खां असांखे ज़रूरु ॿुधाईंदव त तव्हांखे प्रोग्राम कीअं थो लॻे ऐं कहिड़ी तजवीज़ूं था ॾियो, उन्हनि खे असां फॉलो कंदासीं ऐं प्रोग्राम खे बहितर खां बहितर करण जी कोशिशि कंदासीं। ऐं ईंदड़ प्रोग्राम में बि असां अॼु जी मैच ऐं सुभाणे थींदड़ मैचिस जे हवाले सां तव्हांखे आगाह कंदासीं। अपडेट करण वारो सिलसिलो जारी रहंदो। पंहिंजे मेज़बान मुजाहिद सोलंकी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।